नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म दिशा मंच अकेडमी पर। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी की पहली क्लास है और बहुत ही बेसिक क्लास है। इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कमेंट भी करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या है। देखो, संविधान जो है बना है किस लिए बना है? देश के नागरिकों के लिए बना है। देश की एक कानूनी प्रक्रिया को संभाल के और बनाए रखने के लिए बनाया गया है। उसी कानूनी प्रक्रिया को जानने के लिए हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे और उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हम शुरू करने वाले हैं। प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949, ठीक है, इसको करते हैं। संविधान को अंगीकृत और अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, अब जो है हम आपको इसको, ठीक है, अब समझाएंगे। ठीक है, देखो, अब आती है क्या क्या भारत के लोगों के लिए क्या है। सब में पहले आता है संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये 5 हैं। इनका कभी कभार क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। क्या इसे ध्यान रखना होगा? क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अब आती है न्याय। न्याय न्याय में आता है हमारा एक तो सामाजिक, ठीक है, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। ठीक है, न्याय न्याय कितने? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ठीक है, स्वतंत्रता। अब आती है स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता विचार की अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देता है ये हमारा संविधान। और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब इसी में हम नीचे जाते हैं। अपनाया कब गया है इसको? इसको अपनाया क्या हो गया है? 26 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को अपनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अवधारणा। देखो, अवधारणा, प्रस्तावना की अवधारणा मतलब प्रस्तावना लेने का विचार कहाँ से आया? मुख्य रूप से प्रस्तावना की अवधारणा मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जो प्रस्तावना को लेकर चलने वाला जो देश था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने जो है वहां से प्रेरित होकर प्रस्तावना ली। ठीक है, कहाँ से ली? संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारत भाषा का स्रोत जो है, प्रस्तावना की भाषा जो है विधिक भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। मतलब जो विधिक भाषा शैली है, जो संविधान की प्रस्तावना में विधिक भाषा शैली का जो यूज किया गया वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है। और रचना और अलंकरण और भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का चित्रण और हस्तलेखन कलात्मक सजाने और ये एक राम मनोहर सिन्हा द्वारा की गई। मतलब सजावट जो प्रस्तावना के ऊपर जो डिजाइन है, आप जब मूल संविधान खोलोगे तो उस पर डिजाइन के रूप में बढ़िया करिए, उस टाइम में भी अच्छा बनाया गया है। ठीक है। तो राम मनोहर सिन्हा ने, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय प्रस्तावना की सजावट, लिखावट और कलात्मक और हस्तलेखन किसने किया? राम मनोहर सिन्हा ने। राम मनोहर सिन्हा ने, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐतिहासिक आधार यह प्रस्तावना के मूल संविधान के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को राज्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। यह ऐतिहासिक उसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य प्रस्ताव मतलब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को बनाने के लिए उद्देश्य 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाई थी। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या, हमारा मोटिव क्या है, हमारा करने का उद्देश्य क्या है, संविधान की क्या है, उस उद्देश्य को किया गया था। ठीक है। यह एक संविधान आंतरिक दर्शन और राजनीतिक लक्ष्यों और शासन के मूल आदर्शों को प्रदर्शित करती है। ठीक है। एन ए पलखीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा। एन ए पालखीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसे पूरा इसे संविधान की संकलन अथवा पूर्ण हो जाने के बाद में शामिल किया गया। मतलब इसको जो है, भारतीय प्रस्तावना को संविधान जब पूर्ण रूप से लिखित हो गया, फिर हमारे मन में चाह रहा है कि इसको एक ऐसी चीज बनाएं जिसमें संविधान का पूरा सारांश हो। वो हमने संविधान की प्रस्तावना के रूप में कहा। ये उस बाद में ऐड किया गया था हमारे संविधान में, इसको बाद में ऐड किया गया था। ऐड मतलब संविधान लागू होने से तो पहले किया गया, लेकिन जैसे पूरी किताब लिख ली हमने, अभी पब्लिश नहीं की, उससे पब्लिश होने से पहले ही हमने कुछ उसमें आगे इंडेक्स में और कुछ ऐड कर दिया, उसी तरीके से हमने प्रस्तावना को ऐड कर दिया। ठीक है। एन ए पलखीवाला ने इसे संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी। ठीक है। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान का आभूषण समूह कहा था, ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा था। के एम मुंशी ने इन्होंने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की राजनीतिक कुंडली, के एम मुंशी बहुत चर्चित नाम है, इस तरीके से इनको याद रखो। उन्होंने राजनीतिक कुंडली कहा था। राजनीतिक कुंडली, भारतीय प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा था। ठीक है। प्रस्तावना के मुख्य तत्व और विस्तृत समझ। ठीक है। संविधान की शक्ति का सर्वोच्च स्रोत, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह स्पष्ट करता है कि यह भारतीय संविधान भारत की शक्ति और अंतिम सर्वोच्च स्रोत है। ठीक है। यह भारत की जनता का है। यह किसी बाहरी उपनिवेशक सत्ता या राजा द्वारा थोपा नहीं गया है, बल्कि जनता ने स्वयं चुना है और स्वयं पर ही लागू किया है। यह इस बात का कहता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, संप्रभुत्ता, हम भारत अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में पूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई बाहरी शक्ति देश के भारत सरकार के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। संप्रभुत्व मतलब हम सब प्रभुत्व हैं, हम अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जो है भारतीय संविधान में संप्रभुत्व शब्द का जोड़ा गया था। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, समाजवादी मतलब भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है
जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन करता है, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। इसका लक्ष्य है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर, उन दोनों में एक कॉम्बिनेशन बिठा के रखना। कॉम्बिनेशन बिठा के मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर ही बढ़ता जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर काम ही नहीं कर पा रहा। अब सरकार, ऐसा भी होता है कि कभी कभार प्राइवेट सेक्टर में ही सब जाता जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर इतना बुरा हो चुका होता है कि आदमी प्राइवेट की तरफ मूव करना लगता है, इसलिए गवर्नमेंट को फायदा नहीं दिखता। इसलिए सरकार जो है समाजवादी शब्द का इस्तेमाल लाई थी, ठीक है। पथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। राज्य कोई अपना आधिकारिक या राजकीय धर्म नहीं है, मतलब राज्य का कोई राजनीतिक धर्म नहीं है। भारत के धर्मनिरपेक्ष और सकारात्मक अवधारणा लागू है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों के लोग जो चाहे दो धर्म अपना सकते हैं, बल्कि उसे धर्मनिरपेक्ष के अंदर माना गया है, ठीक है। लोकतंत्र शासन की शक्ति एक संप्रभुत्व प्रणाली, सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी, ना कि कोई कि राजा का बेटा राजा बनता गया, कि पैसों वालों की सरकार बनती, ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत की जनता जिसे चाहेगी, भारत की जनता जिसको चाहेगी उसे अपना प्रतिनिधित्व चुन सकेगी, और किसी को प्रतिनिधित्व नहीं चुन सकेगी, ठीक है। गणराज्य। राज्य का मुखिया, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत और वंशवाद के पद के धारण ग्रहण नहीं करेगा, मतलब रिपब्लिक है, बल्कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समय पर जनता के द्वारा चुनकर ही आएंगे। ब्रिटेन इसके विपरीत एक गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन में जो है राष्ट्रपति और राजाशाही, ब्रिटेन में राजाशाही है, ठीक है, वंशानुगत होता है, ठीक है। अब संविधान का उद्देश्य। न्याय। प्रस्तावना में 3 अलग अलग न्याय की गारंटी दी गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। पहला है जाति, लिंग, धर्म और आदि के आधार पर भेदभाव का अंत। न्याय के इन आदर्शों को रूस की क्रांति से ग्रहण किया गया है। न्याय के इन आदर्शों को रूस की क्रांति से ग्रहण किया गया है। रूस की क्रांति से ग्रहण किया गया, मतलब न्याय के इन, ठीक है। स्वतंत्रता, नागरिक की गतिविधियों को किसी भी प्रकार की अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना, ताकि उन व्यक्तित्व को पूर्ण विकास कर सके। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, बिलीफ, आस्था, धर्म, फेथ और उपासना, वर्कशिप, ठीक है। समानता। समानता कानून के समक्ष समाज के सभी वर्ग एवं समान लोगों के लिए समानता का अधिकार, मतलब प्रतिष्ठा में समानता, ठीक है। बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व, भारत के सभी नागरिकों के बीच एक ही परिवार के सदस्यों को तरह भाईचारे को बढ़ावा देना, मतलब भारत में ये नहीं कि तुम अलग हो तुम अलग हो, मतलब बंधुत्व, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ठीक है। प्रस्तावना का आदर्श शब्द है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, जो है फ्रांस की क्रांति से लिए गए। फ्रांस की क्रांति में ये शब्दों को बहुत दिया गया। भाईचारा, बंधुत्व तो इतना अच्छा वहाँ का फ्रांस की क्रांति का उदाहरण है कि अपने भाई पर चोट आई है तो अपने पर भी चोट आई है, उस तरीके की भावनाओं को लेकर यहाँ लोग, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तब उसमें बड़े थे। तभी से हमने वहां से प्रेरित होकर बंधुत्व शब्द को लिया। बंधुत्व शब्द को लेकर हमने इम्प्लीमेंट कराया, इम्प्लीमेंट कराने के बाद हमने अपने संविधान में लाए, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उच्च आदर्शों को रूस के सिद्धांतों से प्रेरित किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। विधि स्थिति। क्या क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संशोधनीय है? समय समय पर विवादों में रहा है। कुछ लोग का मानते हैं कि ये संविधान का हिस्सा है, बट इसे जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। काफी एक था वेरुवारी संघ मामला 1960। ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने माना कि यह केवल संविधान के निर्माता विचारों को समझने की कुंजी मात्र है, इसलिए संसद ने 368 के तहत कोई संशोधन नहीं कर सकती कानून रूप से। लेकिन केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने इसका विपरीत ही फैसला सुना दिया। अब तक की सबसे 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने से पूर्व फैसले को बदलते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है, परंतु इसे माध्यम से संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, जो 1975 में जो है उन्होंने किया भी था।
ठीक है। ये केशवानंद गांधी, फिर उन्होंने शब्द भी जोड़े थे। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामला LIC, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद मामले के निर्णय को पुनः पुष्टि दोहराया कि संविधान को की प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, अभिन्न अंग माना। ठीक है। प्रस्तावना की प्रवर्तनीय एवं एकमात्र संशोधन, प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, वो है 1976। ठीक है। न्यायालय ने में गैर परिवर्तनीय प्रस्तावना की अदालत में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ है कि इसमें लिखी हुई बातों को लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक सीधे अदालत में मुकदमा दायर नहीं कर सकता। यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें अब तक का केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में जो है अब तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। ये इसमें जोड़े गए थे। तो आज हमारी प्रस्तावना का दी एंड हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है। नमस्कार भाइयों।